फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं इनका नाम है जतिन बगाई। तो इन्होंने सीए इंटर बोथ ग्रुप्स जनवरी 2025 का पेपर क्लियर करा है और हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, बोथ ग्रुप देना चाहिए, सिंगल ग्रुप देना चाहिए, कैसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को टैकल करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कौन से फैकल्टी से लेनी चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, ऐसे तमाम डाउट्स जो आज हम इनसे पूछेंगे। तो जतिन जी, सबसे पहले आप अपना स्कोर बताएं दोनों ग्रुप्स का। मेरे को 361 आए हैं आउट ऑफ 600। 361 आउट ऑफ 600। जब आपने पहली बार रिजल्ट ओपन करा था तो क्या रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का? रिजल्ट तो मैंने अपनी मम्मा के साथ और भाई के साथ देखा था। तो रिजल्ट देखा मम्मा ने कि दोनों में सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो काफ़ी खुश हुई मम्मा ने। तो सारे रिश्तेदारों को लगा दिया फ़ोन, फिर वो पूरे दिन कॉल चलते रहे, वही सब दोस्तों का आना गाना चला रहा। तो रिजल्ट की खुशी तो सबसे ज़्यादा अपने घर वालों को ही रहती है, तो अगर आप पढ़ाई अपने लिए नहीं कर रहे हो तो एक बार उनके लिए करो। अब है ना, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। सबसे पहला डाउट, इस मूवमेंट में बच्चे आखिरी में ये सोचते हैं कि यार अपन सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएं, बोथ ग्रुप अपन से हो नहीं पाएगा। तो आप मुझे बताओ यार, कैसे डिसाइड करें कि सिंगल ग्रुप दें, बोथ ग्रुप दें? ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बताना। एक तो वो स्टूडेंट्स जिनका अभी मई में अटेम्प्ट है और एक वो स्टूडेंट्स जिनका आगे अटेम्प्ट होने वाला है। मैं तो, मेरे जैसे साथ में दोस्त थे, मैं तो उनसे बस एक ही बात पूछता था कि क्या तुम, अगर इनकेस तुम आने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट में अगर इनकेस तुम पास नहीं होते तो क्या अगले 60 दिन में दोनों ग्रुप निकाल लोगे? अगर जवाब हाँ है तो अभी पढ़ लो ना भाई, अभी तो टाइम भी है। तो मैं तो हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि ज़्यादा रिस्क लो, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा पड़ जाएगा, बट दोनों ग्रुप ट्राई करो, मज़ा उसमें ही है। तो बोथ ग्रुप्स देना चाहिए। और बोथ ग्रुप से आपको मालूम है आर्टिकलशिप के द्वार, बिग 4 का सपना सबका होता है, तो आर्टिकलशिप के द्वार भी आपके अच्छी कंपनीज के लिए खुल जाते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा फैकल्टी आपने चूज़ करा और कैसे एक स्टूडेंट को फैकल्टी डिसाइड करना चाहिए, ये आप इस क्वेश्चन पे हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैंने तो यही देख के चूज़ करा था कि मेरे को भले ही लंबा हो चलेगा बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो अकाउंट्स के लिए मैंने चूज़ करा था प्रवीण शर्मा सर को। लॉ मैंने पढ़ा था शुभम सिंगल सर से। एंड टैक्सेशन में इनकम टैक्स के लिए मैं तो गया था बीबी सर के पास, भंवर बुरान सर के पास। जीएसटी मैंने आपसे पढ़ा है, काफ़ी अच्छा पढ़ाया। एंड कॉस्टिंग मैंने पढ़ा है प्रवीण खातोड़ सर से। देन ऑडिट शुभम केसवानी सर से पढ़ा है। देन मिक्सअप होके मैंने कपिल गोयल सर से भी पढ़ा है। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैंने पूरा यूट्यूब से ही कर लिया था, उसमें पढ़ने लायक इतना कुछ होता नहीं है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन मैंने प्रवीण खातोड़ सर से पढ़ा है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, डिसाइड कैसे करें, क्योंकि मार्केट में इतने सारे फैकल्टीज हैं, तो एक बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मुझे ये वाले फैकल्टी को चूज़ करना है? यूट्यूब के डेमो लेक्चर्स देखे, सीनियर्स की बात सुने, क्या करें? मेरा तो ये मानना है कि सीनियर से पूछो, वो बेस्ट एडवाइस देंगे हमेशा। या फिर कोई मेंटोर को कनेक्ट करो या फिर कोई टीचर से कनेक्ट करो, वो हमेशा अच्छा ही बताएंगे। तो बड़ों से पूछो, वो बेटर ही है। या फिर अगर नहीं हो रही संतुष्टि तो जो बेस्ट टीचर्स आपको लगते हैं 4-5 के देख लो डेमोस। अगला क्वेश्चन सर, वो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये छूटे नहीं छूटता है और न जाने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपसे छूटे नहीं छूटती है, तो ये सब बंद कर दें कि सर थोड़ा बहुत स्नैपचैट चालू रखें, इंस्टाग्राम चालू रखें, कि सर आखिरी में बंद कर दें? इसके ऊपर मेरे व्यूअर्स को खास करके एडवाइस दो। तो मैंने तो जब सीए चालू करा था मैंने तो फ़ोन तभी रख दिया था, मतलब अभी इंटर में आके आर्टिकलशिप जब निकली है, मतलब चालू हो रही है, तब मैंने उठाया फ़ोन। लास्ट के 2 साल से मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। तो ध्यान से सुना आपने कि लास्ट के 2 साल तक फ़ोन नहीं था। देखो यार, सीए फाउंडेशन में आप जितना फ़ोन चला रहे हो चलाओ, सीए इंटर और सीए फाइनल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है, जहाँ पे टफ तो है। और अगर हम बार बार फ़ोन चलाएंगे, कंट्रोल में चला रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर बार बार आपका वो क्रेविंग हो रहा है फ़ोन का तो फिर दिक्कत है। और बहुत सारे बच्चे आप अग्री करेंगे कि लास्ट में पेपर के दिन भी उन्हें स्नैपचैट की स्ट्रीक मेंटेन कर रही है। मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं रिड्यूस करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मतलब डायरेक्ट एलिमिनेट करो, चीज़ों को रिड्यूस नहीं करना, एलिमिनेट करो, सीधा खत्म। तो डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस ही मत करो आप, तो डिस्ट्रैक्शंस को गोली मारो, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। फिर अगला डाउट, ये बिल्कुल सच्ची बताना, क्लासेस कितने महीने पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए और कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लिखने चाहिए? तो इसमें मेरे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इन तीनों का जवाब दें। क्लासेस ख़त्म तो 4-5 महीने पहले हो जानी चाहिए।
आइडियली आपकी क्लासेस 4 मंथ पहले खत्म हो जानी हो चाहिए। जानी चाहिए। हमारे पास एडवांटेज था कि नवंबर का टाइम जानना शिफ्ट हो गया तो रिवीजन के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, बट वो भी फिर माइंड में सब हो गया कि 2 महीने हैं अब आराम से करते हैं, तो ज़्यादा मिले नहीं मिले एक ही बात हो गई। एंड मॉक टेस्ट की जहाँ तक बात है तो 3 मॉक टेस्ट इज लाइक बेयर मिनिमम देना है, या फिर 2 में तो 2 से कम में सेटल ही नहीं होना है। अगर 2 भी नहीं दे रहे हो तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। नंबर ऑफ रिविजन्स, रिवीजन आई बिलीव सो, अगर मैंने 3 रिवीजन करे थे तब जाके कोर्स पे हाथ बैठ रहा था कि हाँ अब सब रिवाइज हो रहा है अपने आप ही। तो 3 रिवीजन के पहले तक तो वो कंफर्ट ही नहीं बैठता है कि आ रहा है सब बन रहा है अपने से, तो 3 तो मिनिमम है। और बच्चों की दुखती नस, ऑडिट और लॉ और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सर ऑडिट, लॉ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या बहुत सारे रट्टाफिकेशन की ज़रूरत है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझ के लिख के आए, और स्पेसिफिकली मुझे आपका ऑडिट, लॉ और एफएमएसएम का स्कोर भी जानना है, और मेरे व्यूवर्स को खास करके एडवाइस देना कि इन 3 सब्जेक्ट को कैसे क्या टैकल करें। तो लॉ में तो मेरा भी थोड़ा वीक पॉइंट है लॉ, तो मैं अभी लॉ एंड मोमेंट तक सिर्फ रिजल्ट पे लग रहा था कि अगर अटकूंगा तो सिर्फ लॉ के कारण ही अटकूंगा, बाकी तो किसी में दिक्कत नहीं है। तो लॉ तो भाई यही बोलना है कि क्यूमुलेटिव रीजन मारते रहो, अगर एक चैप्टर उठा रहे हो तो अगले 7 दिन तक सेम चीज़ें पढ़ते रहो। फिर 7 डेज के बाद एक दिन, पहले दिन अगर एक चैप्टर उठाया तो दूसरे दिन दूसरा उठाओ, पर पहले दिन पे भी जो रिवाइज करा है वो अगले दिन रिवाइज करो फिर से, देन ऐसे 7 दिन तक चलो, 7 दिन के बाद जो चैप्टर ड्रॉप कर दो, ऐसे करके पूरी साइकिल बन जाती है। तो लॉ और ऑडिट में मैंने यही अपनाया था। लॉ तो मेरे को थोड़ा पर्सनली कम पसंद है, ऑडिट फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऑडिट बन जाता है क्योंकि उसमें लॉजिकल लगती है कि लाइक लिमिट्स याद नहीं करनी है एंड ऑल दैट। तो ऑडिट फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें भी सेम चीज़ें, क्यूमुलेटिव रीजन मारो। एसएम में तो मेजरली क्या छोटा सा सिलेबस है, 5 चैप्टर है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, और एफएम तो प्रैक्टिकल है तो इंटरेस्टिंग है। लॉ और ऑडिट के रट्टे मारें कि समझें और बार बार रिवाइज करें? पर्सनली ओपिनियन दूंगा, रट्टों पे तो मत जाओ भाई। रट्टा मार के पास भी हो गया तो इंटरव्यू तो नहीं निकाल पाओगे, पक्की बात है, क्योंकि मैं दे चुका हूँ इंटरव्यू, तो आई नो कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो ड्रॉबैक है किस चीज़ के वो तक डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, तो रट्टे में तो नहीं निकल पाओगे। तो ऐसा है कि लॉ, ऑडिट और एसएम में आपको मिक्स अप्रोच अपनानी रहेगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेगी और चीज़ें समझने पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सर स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब है क्या हम सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बस पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ले रहे हैं, 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, या पोमोडोरो टेक्निक अपना रहे हैं, आधे घंटे बाद ब्रेक ले रहे हैं? आप अपना स्केड्यूल अपने व्यूवर्स को बताएं। इसमें मैं 2 स्केड्यूल डिस्कस कर रहा हूं। पहला वो स्केड्यूल जब आपकी क्लासेस चल रही थी, और दूसरा वो स्केड्यूल जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग में जब क्लासेस चल रही थी वो तो काफ़ी इजी फेज रहता है कि लेक्चर ही देखना है, तो उसमें ऐसी कुछ भारी सेल्फ स्टडी वाली दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ लेक्चर चला के बैठ भी जाओ तो भी वो दिक्कत नहीं है, लेक्चर तो अपने आप चल ही रहा है, सेल्फ स्टडी वाला मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ है नहीं उसमें, तो बस वो तो निकल जाती है। दिक्कत पड़ रही थी उसमें सेल्फ स्टडी आने में, तो सेल्फ स्टडी में मेरा जो शेड्यूल था वो, मैं थोड़ा अर्ली बर्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के 4:15 साढ़े 4 तक पढ़ाई पे बैठ गए, देन सुबह का टाइम मेरे लिए बहुत सा एनर्जेटिक रहता था, तो मैं 4 बजे से सीधा बैठ के 10 बजे तक एक 6 घंटे का मैंने स्लॉट बुक कर दिया अपना। फिर 10 बजे के बाद थोड़ा उठे, नाश्ता करा, नाश्ता भी ऐसा भरपेट नहीं करना है, उसके बाद भरपेट नाश्ता करा, फिर नींद आएगी, मतलब भरपेट तो कभी खाना ही नहीं ना, पूरे जर्नी में भी ना तला हुआ खाना है, कुछ भी वो सब अवॉइड करना है। तो 10 बजे के बाद 10:30 तक या 11:45 तक नाश्ता कर लिया, फिर 11 से 2 का एक स्लॉट बुक करा, फिर 2 बजे के बाद फिर नहाने के लिए उठे या फिर खाना खाने के लिए उठे, फिर 3 से 6 फिर से वही 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 6 से 7 वाला, फिर 7 से 9 पढ़ के रोटी खा के मैं 10 बजे सो जाता था, फिर सुबह 4 बजे। तो 10 o'clock स्लीप, फिर 4 o'clock वापस से उठना। अच्छा, व्यूअर्स को ये बड़ा डाउट है कि पहले दूसरे दिन तो हम भी ये कर लेते हैं, प्लान बनाते हैं, लटका भी लेते हैं, स्टिक भी हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस पहले दूसरे दिन में मोटिवेशन रहता है, उसके बाद वही बंदा कंटिन्यू कर पाता है जिसका वाई क्लियर है कि बनना क्यों है सीए आखिर में, मतलब व्हाट द रीज़न की जो मेरे को उठा के रख रही है, बिना अलार्म के भी उठ रहे हैं, तो वाई क्लियर रखोगे तो फिर अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप उठ जाओगे। अगला एक बहुत ही, मतलब ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का आता है, रैंक से आप थोड़े नंबरों से रह गए, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि यार ये 3-4 मिस्टेक्स है, ये आपको सीए इंटर की जर्नी में नहीं करनी है, और अगर
आपने ये मिस्टेक्स नहीं करी तो आप डेफिनेटली पास तो हो ही जाएंगे, और अगर आपने तड़का लगा के ये भी कर लिया तो आपकी रैंक आ जाएगी। तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि यार मेरे हिसाब से मैंने ये गलती करी और ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। पहली चीज़ तो कंसिस्टेंसी है। सेकेंडली आई बिलीव ना कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन दोस्त ने बुला लिया, मन हो रहा तो चले गए। मतलब मन हो रहा है तो भी पढ़ाई करनी, नहीं हो रहा है तो भी पढ़ाई करनी, तभी निकल पाओगे। किसी के दोस्त के बुलाने पे किसी की शादी हो गई या कुछ और, किसी की बर्थडेज भी बहुत स्किप करें एंड ऑल दैट, तो वो सब छोड़ना पड़ता है भाई। उसके बिना तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि बहुत वर्थ इट डिग्री है। ये सब छोड़ोगे तभी वो सक्सेसफुल देखने का मज़ा भी है। तो आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। थर्डली, लोग जो बहुत अवॉइड करते हैं, मॉक टेस्ट बहुत देना पड़ता है। मतलब बिना मॉक टेस्ट दिए तो जाना ही मतलब बहुत रिस्क टेकिंग चीज़ है। बिना मॉक टेस्ट दिए गलतियाँ ही मालूम नहीं क्या कर रहे हैं, फिर उधर जाके गलतियाँ हो रही, फिर बोल रहे पास नहीं हो पा रहे अब हम। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है एंड मल्टीपल रिविजन्स। तो इससे आई बिलीव कि निकल तो जाओगे, रैंक भी आ सकती है। थोड़ा हार्डवर्क और एफर्ट मारो उसमें। अच्छा, लास्ट 1.5 डेज की कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि फलाना फैकल्टी के यूट्यूब मैराथन देखें कि सर वो लास्ट 1.5 डेज की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम पे ये सब्जेक्ट, फिर ब्रेक, फिर ऐसा। तो ये वाला क्वेश्चन का भी आप जवाब दे दें। 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी बनानी तो चाहिए। मेरी से एक गलती हुई थी, अभी भी याद है कि ऑडिट का पेपर था, और ऑडिट हर बच्चे की दुखती है ऐसे। तो बहुत डरे हुए थे, कॉस्टिंग दे के आए, और मेरे को याद है सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर से आके 2 घंटे सोया हूँ, और ऑडिट के पेपर के दिन तक सोया ही नहीं। मतलब सलंग 1.5-2 दिन पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा हो गया था कि ऑडिट में बहुत पढ़ा, और मेरे को ऑडिट पूरा रटा भी हुआ था। कह सकते हैं कि मैं क्यूमुलेटिव रीजन मारा था तो सब याद भी था। बट वही दिक्कत है कि तुम अकाउंट से चालू करोगे हफ्ते भर पहले भी तो भूलना ही है तुमको, ऑडिट जाते आते तो दिक्कत हो गई। मैंने प्लान नहीं करा था। मैंने सोचा कि बुक है पूरी 100% पढ़ के तो जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो है ही है। बट ये नहीं सोचा कि कौन सा पहले कौन सा बाद में पढ़ना है। आके 2 घंटा सोया, फिर जो पढ़ाई चालू करी है, एग्जाम के आते आते भी मतलब मैं अपना 80% सिलेबस ही करके गया था। तो वो बात का रह गया था कि भाई 20% सिलेबस याद है बट रिवाइज नहीं हुआ, तो फिर वो समझ में भूल जाए। तो बनानी तो चाहिए स्ट्रैटेजी, बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, ये तो मैं अपने सीए फाइनल की आपको स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ था ना, सीए फाइनल में हमारा ऑडिट का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री था। और ऑडिट देने के बाद अब मुझे अंदर से लगा कि साहिल चलो सीए छोड़ दो, अपन ट्रेडिंग कॉल पुट में कुछ करियर बनाएंगे, अपन से ये होने वाला नहीं है। क्योंकि 6 महीने पढ़ने के बाद भी अगर अपना ऑडिट का पेपर देख के समझ आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर अब बच्चा क्या करेगा। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि पहला पेपर बिगड़ गया तो फिर बच्चा सेकेंड पेपर देता ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ यार, इसमें बच्चे को क्या करना चाहिए कि सपोज करो मेरा पहला ही अकाउंट्स का पेपर बिगड़ गया, या सपोज करो मेरे 3 पेपर अच्छा गए, चौथा बिगड़ गया, तो क्या मैं 5वां 6ठा छोड़ दूं कि पेपर तो देना ही चाहिए? नहीं, पेपर तो देना चाहिए। छोड़ना तो ऑप्शन माइंड में आना भी नहीं चाहिए कि लाइक कभी कुछ क्विट करना है। मैं मतलब ऐसा भी एक मेरा दोस्त है जो डॉट ऑडिट में 40 पे पास हुआ है, जो कि पेपर देने के बाद बोल रहा था कि भाई नहीं निकलेंगे, गारंटी है नहीं निकलने वाले हैं, पर फिर वो डॉट 40 पे पास हो गया। तो किस्मत प्ले करती है रोल। पेपर देना तो नहीं छोड़ना, मतलब ट्राई करो एटलीस्ट। दे के फेल हो जाओगे तो गम नहीं रहेगा जितना अगर रिग्रेट रह जाएगा पेपर ट्राई भी नहीं करा अपन ने। तो देना तो चाहिए। और एक और चीज़, पेपर देने के बाद क्या एनालिसिस करना चाहिए? देखो बहुत सारे फैकल्टीज एनालिसिस वीडियो डालते हैं, इनफैक्ट हम भी एनालिसिस वीडियो डालते हैं कि जीएसटी का पेपर ऐसा है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, एमसीक्यू का आंसर ये होना चाहिए। पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि ये वीडियो मत देखो, एग्जाम के बाद देखना। पर बहुत सारे बच्चों से वो रहा नहीं जाता है, तो बच्चे वो वीडियो देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि इंस्टीट्यूट 4 में से इसमें 2 देगा, इसमें 4 में से 2 देगा। तो उसके ऊपर आपका व्यू बताएं। एनालिसिस तो नहीं करना चाहिए। उससे ना होता क्या है, बहुत अभी तो लगे एमसीक्यूज की शीट भी मिलने लग गई है, तो एमसीक्यूज के आंसर तो हर टीचर दे ही दे रहा है आजकल। बट आई बिलीव सो कि नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा पेपर अच्छा गया तो दिक्कत ही नहीं है, तुमको मालूम है तुम पास हो रहे हो। बट अगर तुम फेल हो रहे हो और तुम चेक कर रहे हो और इनकेस से तुम्हारे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो अगले पेपर भी बिगड़ने वाले हैं तुम्हारे। तो वो तो मैं आई बिलीव कि नहीं करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका टैक्स का पेपर बिगड़ा था और वो ग्रुप 2 दे रहा था। उसने घर जाके एनालाइज करा कि मेरे टैक्स में तो 40 भी नहीं आ रहे हैं। उसके अगले 3 पेपर में भी वो बस यही सोचता रहा कि मेरा टैक्स बिगड़ रहा है, मेरा टैक्स बिगड़ा, मेरा टैक्स बिगड़ा। और आई बिलीव एनालाइज नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। तो ठीक है, सवालों का सिलसिला अभी खत्म हुआ है। एक आदि लास्ट सवाल है, वो आर्टिकलशिप से रिलेटेड है। तो आप आर्टिकलशिप कहाँ करने की सोच रहे हैं? बिग 4, बिग 10 फर्म्स, मिड साइज फर्म, क्या सोचा है? आर्टिकलशिप एक स्पेसिफिक डोमेन में करनी है, मल्टीपल फील्ड में करनी है? आर्टिकलशिप के बारे में आप थोड़ा सा गाइडेंस मेरे बच्चे को दे दें। तो अभी तो मैं को इंटरव्यूज देना चालू हुए हैं, तो अभी काफ़ी जगह अप्लाई तो करा है। टारगेट ये है कि बिग 6, बिग 4 में लग जाए।
रेज्यूमे भी सेंड करे हैं अपने, बट लग जाएगी तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं लग रही तो उनके ही पीछे पड़ जाऊंगा मैं। मतलब मिड साइज अच्छी मिल गई और उनसे पहले ऑफर अच्छा आ गया तो मैं सेटल हो जाऊंगा। मेरे को बिग फोर में जाना है, टारगेट है, बट नहीं मिल रही है तो भी दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। और बोथ ग्रुप्स को प्रायोरिटी तो मिलती होगी आर्टिकलशिप में? मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बोथ ग्रुप्स पहला अटेम्प्ट मैटर तो करता है। तो इसी के साथ हमारा सवालों का सिलसिला खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक करना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।